आइए हम लोग क्लास 10 में आज पढ़ते हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 परिवहन, जिसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। खूब बढ़िया से इसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, परिवहन चैप्टर को। और आप सभी लोग अगर मेरा ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप YouTube पर भी जाकर के बिट्टू सर गोह के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन आप ऑफलाइन में पढ़ने की कोशिश ज्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज बताते हैं, है ना, ज्यादा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ऑब्जेक्टिव। आज उसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बढ़िया से। और आप सभी 10 क्लास के बच्चे यहाँ पे मौजूद है? आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। ये सब 10 क्लास के बच्चे हैं, बहुत तैयारी में हैं अगले 27 के एग्जाम के लिए, है ना। अभी बायोलॉजी में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखें तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परिवहन के। आप लोगों का एक टेस्ट हो चुका होगा पहला लेसन का, दूसरा लेसन का टेस्ट बाकी है, और तीसरा जो अभी समाप्त होगा उसका भी टेस्ट बाकी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मेरा नियम जो होता है प्रत्येक विषय में क्या होता है कि आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया से थ्योरी पहले पढ़ा दिया जाता है। जब बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे वो भरने वाला हो खाली स्थान, या 4 में से एक विकल्प चुनने वाले हो, या अति लघु हो, उसको करवा देते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसको जो है या तो आपको लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए, अगर पीडीएफ की जरूरत है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। लिखवाते इसलिए हैं कि चूंकि 10 क्लास में लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। और इतना करने के बाद उन लोगों से सुनने का भी कार्यक्रम होता है, और जब वे सुनते सुनाते हैं तो उसके बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। टेस्ट में अगर बढ़िया कर जाते हैं तो इसका मतलब कि पढ़ाई ठीक हुई है, अगर नहीं करते हैं तो उनको पुनः पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। और आप लोग, टेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन अगर बन रहा है तब तो आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, और आप उसको पढ़िए। आप एक बार नहीं, अगर आपको हमको 5 बार भी पढ़ाना पड़ेगा तभी हमको कोई उबने की जरूरत नहीं है, हम उबते नहीं हैं, समझे कि नहीं। बशर्ते आपको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बना हुआ है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके भारतीय भवन किताब का क्वेश्चन है सारा चीज। यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे क्या है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या है? 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या है? 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, है ना। उसके बाद मैंने जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, एक विकल्प जो है चुनना है इसमें सही वाला। इसके बाद देखिएगा खाली स्थान है। उसके बाद देखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न करेंगे, सारा चीजों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करें, हम किसकी बात करें? तो हम लोग बात करते हैं, है ना, वैकल्पिक प्रश्नों का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है, तो आपको जैसे ही एक कोशिका का नाम आया था तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि एक कोशिकीय रहेगा, तो आप सीधे आप क्या लिखना है, परिवहन कैसे होगा? तो विसरण द्वारा। आप लोग को सही आंसर हो गया। किसके द्वारा होगा? विसरण के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिए, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी और घुलित खनिज, निश्चित है कि पानी जाएगा तो उसके साथ साथ क्या जाएगा? खनिज जाएगा। तो वो किसके द्वारा जाएगा, माने उसको कौन ले जाएगा? जल को कौन ले जाता है? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा जाएगा, यानी कि दूसरा का क आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आइए तीसरा प्रश्न में, पौधों में खाद्य पदार्थों का, अब खाद्य पदार्थ जो भोजन बनता है, जो उनका स्टार्च बनता है, मंड बनता है, उनका सब जगह परिवहन कहां, किसके माध्यम से होगा? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके माध्यम से? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? कहता है किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है कि स्टार्च के रूप में होता है कि प्रोटीन के रूप में होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तो हम इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे हम दिए कि वो किस अवस्था में रहता है, पौधे अपना भोजन किस अवस्था में करते हैं? सुक्रोज की अवस्था में। किस अवस्था में? सुक्रोज की अवस्था में। इसके बाद देखिए चौथा, फ्लोएम में
खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? जैसे फ्लोएम फल का मैंने भोजन का परिवहन करता है, तो वो उसकी दिशा कैसी होती है? ऊपर और नीचे दोनों ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। कोई दिक्कत है? अब पांचवा देखिए, जल तथा घुलनशील लवण का, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पतियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? जैसे जल है, जल में घुलनशील लवण है, मूल रोमन है उसका, जल में जो रुआ है ना, उससे पतियों तक पहुंचाना किस उत्तक द्वारा संपन्न होता है? बताइए। जाइलम उत्तक द्वारा। किसके उत्तक द्वारा? जाइलम उत्तक द्वारा। कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा इसको। अब कहता है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन। सातवां प्रश्न देखिए, शुद्ध शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन जनित रक्त हो जाएगा। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? कहता है कि शुद्ध रक्त को, तो शुद्ध रक्त माने ऑक्सीजन जनित रक्त, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं उसको? धमनी। ये तो बच्चा वाला सब क्वेश्चन आ रहा है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन, हाँ, अब इसमें शिथिलन आपको पढ़ाए थे। सिकुड़न, सिकुड़ेगा, सिस्टॉल, फैलेगा, डायस्टॉल, है कि नहीं? तो कहता है कि शिथिलन। तो आठवां का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सिस्टॉल। निश्चित होगा कि दोनों में से कोई एक होगा, क होगा या ख होगा। तो कहता है कि शिथिलन किस में होगा? तो शिथिलन हम लोग कहेंगे डायस्टॉल, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। और सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? सिस्टॉल। आगे समझ में? अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या भराएगा इसमें? इस खाली जगह में क्या भराएगा मेरे भाई? तो इस खाली जगह में क्या भराएगा वही बताना है। जाइलम में पाए जाने वाली, तो जाइलम की चार तरह के उसमें पढ़ाए होंगे आप लोगों को। फ्लोएम भी चार प्रकार के होते हैं, पढ़ाए होंगे, है ना? वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, है ना? जाइलम मृदु तक, ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो ये सब पढ़ाए हैं, तो इस सबको ध्यान में रखें। जाइलम, इस सब के बारे में पढ़ाते। इसमें जाइलम में पाई जाने वाली खाली जगह और खाली जगह मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करते हैं। तो हमने दुएओं के बताया था, जिसमें पंप लगा हुआ है जो पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, तो उसमें क्या कहलाता है? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। यही तो सिंपल आंसर है। एगो में वाहिका भर दीजिए, एगो में वाहिनिकाएं भर दीजिए। कोई दिक्कत है? दूसरा कहता है कि चालनी नलिकाएं के जीव द्रव्य के बीच खाली जगह के द्वारा संबंध स्थापित होता है। चालनी नलिकाओं में, है ना? चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके माध्यम से संबंध स्थापित होता है? तो छिद्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? छिद्रों के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। अभी इसको आप लोग बताइए, इसको तो आंसर बता ही सकते हैं आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? मृदा से जल का अवशोषण। अच्छा भैया, मृदा से जल का अवशोषण कौन करता है? तो जड़ करता है। जड़ को हम लोग मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम। मूल रोमों द्वारा होता है। भरिए मूल रोम उसमें, कोई दिक्कत है? चौथा, पौधे में जल का लगातार अवशोषण। पौधे में जल का लगातार अवशोषण खाली जगह पर निर्भर करता है। तो आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, तो मैंने वाष्पोत्सर्जन में ना जल का अवशोषण ज्यादा होगा, और 90% पानी को उन लोग क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ा देते हैं। समझे कि नहीं? क्यों? ताकि वे अपने आप को ठंडा रख सके, जले नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पेड़ पौधे फिर अच्छा ढंग से रह नहीं पाएंगे। आगे, खाली जगह और खाली जगह के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। किस किस वजह से, है ना, सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? बताइए। तो एक हो गया मूल दाब, है ना? मृदा से वो जल को क्या करते हैं? तो इसमें भरा जाएगा मूल दाब। और क्या चीज की वजह से? तो जैसे आपको जड़ खींचा और पानी को ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए वाष्पोत्सर्जन की जरूरत है। तो मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होते रहता है। आगे समझ में? तो एक में क्या भरा जाएगा? मूल दाब, और एक में भरा जाएगा वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया बात? अब कहता है दायां और बायां निलय, निलय माने नीचे, एक दूसरे से खाली जगह द्वारा अलग होते हैं। मैंने कहता है कि वह कौन सा ऐसा चीज है जिसके माध्यम से
वो दोनों अलग हो जाते हैं। कौन? बायां निलय और दाहिना निलय। तो आपको पढ़ाए थे कि इन दोनों का अंतर, तो अंतर लिख देंगे। किसका अंतर है? तो निलय का, है ना। और कौन कर रहा है? तो भित्ति। तो अंतरा निलय भित्ति कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? अंतरा निलय भित्ति। तो इसमें क्या भरा जाएगा? अंतरा निलय भित्ति। तरीका से पढ़ाए थे उस समय, याद है? अंतरा निलय भित्ति कहेंगे। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। महाधमनी, महाधमनी में जो डायरेक्ट आपके हार्ट से निकल रहा है कि नहीं? तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? तो रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए, धमनियां शुद्ध या खाली जगह रक्त को हृदय से शरीर के भागों में ले जाती है। तो धमनियां किसको ले जाती है? शुद्ध। और शुद्धे को बोलते हैं ऑक्सीजन जनित, तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, या उसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन जनित, है कि नहीं? तो यहाँ पे शुद्ध बोलिए या ऑक्सीजनित बोलिए। क्या बोलिए? ऑक्सीजनित बोलिए, है ना। शुद्ध को बोला जाता है ऑक्सीजनित, माने जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, है कि नहीं? अब आया 9वां जो अंतिम क्वेश्चन है। कोई है क्या? कौन? पेरेंट्स। अब देख लीजिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 9वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच, ध्यान समझिए, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित खाली जगह सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। देखिए, उस दिन एक पॉइंट मेरा छूट गया था, है कि नहीं? 2 पॉइंट हम आपको नहीं पढ़ा पाए थे, जो मोबाइल आपका कट गया था। रक्तचाप नाप, जो जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं? स्फेंगनोमैनोमीटर। एक ही छूट गया था। और एक चीज ही छूट गया था कि प्लाज्मा सहित प्लाज्मा रहे और रुधिराणु में WBC रहे। फिर से याद कीजिए, आपको पढ़ाई नहीं थी, छूट गया था, जो बोले थे ना कि 2-3 बार 2 चीज छूट गया है, तो आज ही आपको बता दे रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, बल्कि लिखना है तो लिख लीजिए। प्लाज्मा प्लस रुधिराणु का WBC अगर एक साथ रहेगा तो उसी को लिम्फ या लसिका बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ या लसिका। तो ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित, यहां रक्त प्लाज्मा देले है, तो और क्या घट रहा है? तो WBC। तो यहां WBC भरा जाएगा। याद हो गया? क्या बोले हम? WBC और प्लाज्मा सिर्फ, और बाकी RBC हटाइए, प्लेटलेट्स हटा दीजिए, प्लाज्मा ले लीजिए और WBC ले लीजिए। इन दोनों को अगर एक साथ रखिएगा तो इसी को क्या बोलते हैं? लसिका। इसी को क्या बोलते हैं? लसिका। या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। समझ में आ गई बात? याद रहेगा। और रक्तचाप नापने वाला मशीन को क्या कहते हैं? स्फेंगनोमैनोमीटर। याद रखिएगा, ये सब आता है क्वेश्चन। आप में भी हो सकता है कि इसमें आ जाए, तो नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, अगर होगा, इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें आएगा आपको आंसर बनाने के लिए। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ना है। तो स्फेंगनोमैनोमीटर उसको बोलते हैं, रक्तचाप नापने वाला मशीन को। ये छूट गया था। हम लोग देखिए, हम लोग हार्ट का जो जांच किया जाता है 2 तरीकों से किया जाता है। एक होता है ट्रेडमाइल टेस्ट के माध्यम से, पढ़ाए थे। एक होता है ECG, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, जिसमें कितना लीड्स होता है? 12 लीड्स होते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ECG में कितना लीड्स होता है? 12 लीड्स, जो आपके हृदय में क्या की चीज को दर्शाता है। जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि उसमें उस दिन भी छूट गया था इसको, है ना। ऐसे इसका ग्राफ बनते रहता है। जैसे देखिए, यहां से उठा, इस तरह से किए हम लोग, इस तरह से किए तो P हो गया, फिर आगे गया, है कि नहीं, ऐसे गया, उठा, Q हो गया, है ना, और आगे बढ़ा, इस तरह से आगे क्या हो गया? बढ़ाई, है ना, पूरा ऊंचा उठेगा इससे, फिर एक नीचे जाएगा इससे R, फिर यहां से आगे बढ़ेगा S। ऐसे ही चलते रहता है ग्राफ। अगर ये ज्यादा तेजी से चल रहा है तो हार्ट आपका ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। समझे कि नहीं? अगर मान के चलिए कि अगर ये धीरे धीरे चल रहा है तो हार्ट आपका कम गति से चल रहा है। अगर नॉर्मली वे में बढ़िया से बह रहा है तो इसका मतलब कि हार्ट आपका बढ़िया से काम कर रहा है। अगर इस तरह से है व्यवस्था तो। अगर ये प्लेन हो गया
तो आपका समझिए कि हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, आप खत्म, कहानी हो गया। समझ में आ गई बात अब? तो इसको बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी। ईसीजी से पता लगाया जाता है कि हार्ट आपका किस तरह से काम कर रहा है, समान तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि ग्राफ के जो बनने की क्रिया है, PQRST के जो बनने की क्रिया है, वो एक समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक समान, एक समय, निश्चित समय अंतराल पर चल रहा है तो बढ़िया हार्ट है, और नहीं तो मालूम चल रहा है कि ज्यादा तेजी से इसे कर रहा है, तो हार्ट आपका ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। समझ में आ गई बात ना? तो एक दो पॉइंट छूट गया था जो हम लोग आज यहाँ पे हो गया 9वां प्रश्न में, है कि नहीं। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 34 ठो है आपका, कितना है? 34 है। 34 को हम लोग देखेंगे, बहुत आसानी से आप लोग सीखेंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से तो आप खुद जवाब दे दीजिएगा। कहता है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए जो विकसित तंत्र होता है, जैसे पदार्थ स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान तक सारे पोषक तत्व को ले जाए या खराब पदार्थ को ले जाए, तो उस तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रक्त परिवहन तंत्र। क्या कहते हैं? रक्त परिवहन तंत्र, जिसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे समझ में? दूसरा प्रश्न, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? संवहन उत्तक किसे कहते हैं? संवहन उत्तक, अब बताइए आप लोग। संवहन उत्तक पेड़ पौधों में जल को ले जाने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए जाइलम, और खाद्य पदार्थों का परिवहन करने के लिए फ्लोएम होता है। इन्हीं दोनों को, चूंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करता है, माने ले जाता है, इसीलिए इसको हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। आगे समझ में? तीसरा, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो चालनी फ्लोएम तना में, तना के फ्लोएम में। कहां पाई जाती है? तना के फ्लोएम में। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधों के वायवीय भाग, यानी कि वायु के माने वायु में रहने वाला भाग क्या है? पत्तियां है कि नहीं? वायु में रहने वाला भाग क्या है? पत्तियां। तो पौधों के वायवीय भागों में क्या होता है? उनके पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प बन करके बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे समझ में? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। स्थानांतरण क्या है? समझ में आ गई बात? स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान में अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझे कि नहीं? अब मिट्टी में जल है, उस जल को मूल दाब की वजह से उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और एक स्थान से उस जल को साथ में उसके खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों के पत्तियों में खाना बनकर के रेडी हो जाता है। उस पत्तियों में बनाए गए भोजन को पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम लोग संचरण किए, इसी संचरण व्यवस्था को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। इसी संचरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण पेड़ पौधों में, माने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? एमिनो अम्ल में। कैसे में होता है? एमिनो अम्ल में। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एमिनो अम्ल बनाता है, तो एमिनो अम्ल के रूप में है ना स्थानांतरण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवण का अवशोषण आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है ताकि उनका पोषण बढ़िया से हो सके, उनका पोषण बढ़िया से हो सके। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए।
तो रक्त के चार अवयव हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी, चौथा प्लेटलेट्स। आ गया समझ में? रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आ गया? आगे रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। ब्लड, हार्ट, है ना, वाहिनी। अरे उसका चलने वाला रक्त वाहिनी है कि नहीं, जिसमें धमनी, सिरा और केशिका आ जाता है। आ रहा है समझ में? यही ना कहता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो कौन कौन हो जाएगा? ब्लड है, हार्ट है, रक्त वाहिनी है। कोई दिक्कत? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। समझ में आ गई बात? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहां होता है? तो लाल रक्त कणिक, लाल आरबीसी का निर्माण आपके शरीर के फेफड़ा में हो जाता है। मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो कम होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, है ना, चूंकि इसकी संख्या लाल वाला का है 50 लाख और इसका है कितना? 10,000। तो कहता कि किसकी अपेक्षा बहुत कम होती है? मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत कम होती हैं। आगे, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हीम एक रंजक है। रंजक है तो वह ब्लड के रंग को लाल कर देगा। समझ में आ गई बात? आगे, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश्म होते हैं? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 वेश्म होते हैं। उसी को बोला जाता है कोष्टक या चैम्बर। समझे कि नहीं? शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम है ना, वेना कावा, महाशिरा। क्या नाम है? महाशिरा, या अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं वेना कावा। हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? हृदय के बाएं अलिंद निलय जो कपाट लगा हुआ, द्विदली कपाट, डाइकॉस्पिड वाल्व। आ गया समझ में? कहां तक आ गए? 17 तक आ गए। क्लियर हो गया? ये कोई क्वेश्चन छूट रहा है? आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, तो तू ऐसे ही रहो बीमार पड़ के घरे, थोड़ो से बन जाएगा। अब 18 क्वेश्चन कैसे हल कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना? ऐसे ही आपको हल हो जाना चाहिए, तब इसका मतलब कि पढ़ाई हुआ है। अब अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो फिर से एक बार पढ़िए। एक क्वेश्चन अगर हम बढ़िया से पढ़ाएंगे तो ये आप 100% इस बात का गारंटी है कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको उलट करके ढूंढना होगा। एक जुबान पर आ जाएगा। आ रहा है जुबान पे? आ रहा है जुबान पे? आगे, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम है फुसफुस शिरा। क्या नाम है? फुसफुस शिरा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिमाग में लगाइए, आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। आगे, हृदय के वेश्म को संकुचन, अगर वह संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, तो उसको बोलेंगे सिस्टोल। क्या बोलेंगे उसको? सिस्टोल। फैल गया तो बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल बटा डायस्टोल को ही कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। समझे कि नहीं? जो कितना होता है? 120/80। आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है कि नहीं? तो हृदय के वेश्म का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। आगे, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखिए जिसमें बी ऑक्सी जनित रक्त प्रवाहित होता है। बी ऑक्सी का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, और धमनी होना चाहिए, तब फुसफुस धमनी। क्या नाम है उसका? फुसफुस धमनी। जो कहां से अटैच रहता है? तो दाहिना निलय से कहां अटैच है वो? तो फेफड़ा में, है ना? कहां अटैच है? फेफड़ा में। मजा आ रहा है? आइए, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़ करके
एक ही छूट गया। अच्छा, शरीर की ऐसी सिरा का नाम बताइए। सिरा 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 सिरा, छोटी सिरा, सिरा महासिरा, है कि नहीं? शरीर की ऐसी सिरा का नाम है जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है, तब फुसफुस सिरा। कौन सिरा? फुसफुस सिरा। कहां से कहां तक? फुसफुस सिरा कहां से कहां तक निकलता था? फेफड़ा से निकलेगा, बायां अलिंद में जुट जाएगा, समझे? बायां अलिंद में जुट जाएगा। आगे अब क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 22। विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? विभिन्न सिरिकाएं जो हैं आपस में जुट गई तो किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो सीरा रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। कैसा? सीरा रक्त वाहिनी का, समझे कि नहीं? सिरिका, अरे भैया सीरा जब आपस में मिलेगा तो सिरिकाएं का नहीं, सीरा का निर्माण करेगा। आगे, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताइए। एक कोशिकीय पौधे का नाम है जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनस पढ़ाए थे? क्लेमाइडोमोनस एक कोशिकीय पौधा है, याद रखिए। याद, पौधा जब पढ़ा रहे थे तब, जब पौधों में परिवहन पढ़ाए थे ना, तो पढ़ाए थे ना कि एक कोशिकीय पौधे का नाम है क्लेमाइडोमोनस। याद हो गया? पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम। क्या कहते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम। समझ में आ रही बात? अब आगे, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी, जल संवहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कहलाती हैं। समझ में आ रही है बात? दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। समझ में आ रही है बात? ये आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। आगे समझ में? आगे, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का, तो खाद्य पदार्थ कौन करेगा? फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जल का। और खाद्य पदार्थ का कौन करेगा? तो फ्लोएम। तो कहता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आ गया 28वां क्वेश्चन। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, पौधों में जल हो गया, खनिज लवण हो गया, खाद्य पदार्थों को है ना, पौधों को शीर्ष भागों तक यानी कि ऊपरे तक पहुंचाने वाली इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? संवहन बंडल। चूंकि खाद्य पदार्थ को फ्लोएम ले जाएगा और जल को ले जाएगा जाइलम, तो इन लोगों को कहते हैं संवहन ऊतक। उसको संवहन ऊतक बोलिए या संवहन बंडल बोलिए, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? हो गया। आगे चलिए 29, क्या चलिएगा? 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। फिर से पढ़िए अगला, दायां और बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। पढ़ाए थे? कैसे अलग होते हैं? सेप्टम से अलग हो जाते हैं। उस सिरा का नाम बताएं, उस सिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस सिरा। कौन सा सिरा? फुसफुस सिरा। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाती है? बताइए। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अभी हमने कहा था, अभी जस्ट बताए हैं कि जब प्लाज्मा और WBC दोनों आपस में मिल जाएगा तो उसको लसिका बोलेंगे। तो लसिका में कहीं RBC है? आ गया आंसर? आ गया आंसर?
वैसा रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो किस में नहीं पाई जाती है? तो लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में WBC पाया जाता है प्लाज्मा के साथ। अभी बताए हैं, लिखवाए हैं, हो गया। बोलिए, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या सीरा में? अरे भैया धमनी में नहीं होगा, मारता है सब पूरा शरीरवा में पहुंचा देता है कि नहीं? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक दबाव ऐसा पड़ता है बायां निलय को कि सगरो पहुंचा देता है, समझे कि नहीं? लेकिन दाहिना निलय में क्या होता है? उसको फेफड़े तक पहुंचाना है। तो ज्यादा दबाव किस पर लगेगा? अथी पर, सिरा में लगेगा, है ना? धमनी में ना जी, धमनी में ना लगेगा, धमनी में ज्यादा लगेगा। किस में लगेगा? धमनी में। धमनी में ज्यादा लगता है कि नहीं? किस में लगेगा? धमनी में। आ रहा समझ में? धमनी में लगेगा। आगे कोई दिक्कत है ना? रक्तचाप की माप किस, अभी तो बताए थे, अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे और हमने कहा था कि 10 क्लास में है, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो क्वेश्चन में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट आ गया। जो हथवा में लगा करके पटिया ऐसे ऐसे बांध करके पोए पोए दबाते हैं डॉक्टर साहब, तो ये वाला फूलने लगता है, फूलता है। उस मशीनिया को क्या कहते हैं? मार देंगे एक लपट। स्फैंग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फैंग्नोमैनोमीटर। समझ में आ गई बात? स्फैंग्नोमैनोमीटर। क्लियर हो गया? सब के सब ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया? समाप्त। चुटकी बजाए कहानी खत्म। समझ में आ रहा है बात? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा देखिए भी, लाइक भी कर दीजिए, बताइए भी। कोई टक्कर लेगा क्या? है कि नहीं? बैठ जाइए, समझे कि नहीं? बन गया कि नहीं बन गया? अब थोड़ा लघु तरीय देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लघु तरीय। बोलते जाते हैं। परिवहन की परिभाषा नहीं लिखने आएगा। एक जगह से दूसरे जगह जो सभी पदार्थों को, चाहे वो खराब हो बढ़िया हो, ढो करके ले जाए ले आवे, परिवहन कहलाता है। अपनी भाषा में लिखिए। समझ में आ गई बात? पौधों में सब आ जाएगा आपको टोटल। चलिए इसका हम लिखवा देंगे बढ़िया से, समय कम है, आज इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन तो सब बन जाएगा, कोई दिक्कत है? देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखें तो बनेगा। कौन सा है क्वेश्चन जो नहीं बनेगा? सब बन जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कैसे होती हैं? एक दिवसीय द्विदिवसीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? वाष्पोषण क्रिया है ना। एक दिशीय मैंने, जैसे जाइलम क्या है? एक दिशीय। द्विदिशीय कौन है? फ्लोएम। दोनों में अंतर कहता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर नहीं लिखने आएगा, नहीं आएगा। डायरेक्ट ना लिख कर ऐसे लिखवा दिया है, समझे कि नहीं? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है बताइए? मिट्टी से जल को सोख करके खींचता है अपने। सब बनेगा, A to Z प्रश्न बनेगा, टोटल का टोटल प्रश्न बन जाएगा। बढ़िया से पढ़े हैं तो बनेगा, है ना? अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। कैसे? अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर का नाम बायोलॉजी में क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। उत्सर्जन माने खराब पदार्थ को, किडनी उडनी एकरे में पढ़ना है, और पेशाब सब होता है ना, सबको बाहर निकालना है, वही चीज वह पढ़ना है। उत्सर्जन, किडनी पढ़ाएंगे, है ना, बढ़िया से। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।